अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज की ये वीडियो जो है गुज़िश्ता से पेवस्ता है कि हमने गुज़िश्ता दिनों क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना के हालात ज़िंदगी, उनकी खिदमात, उनके कारनामे और क़याम पाकिस्तान के लिए उनकी जद्दोजहद का जायज़ा लेना शुरू किया था। और इस सिलसिले में आप इससे पहले 3 एपिसोड देख चुके हैं और आज इसका चौथा एपिसोड है, जिसमें हम क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ़ जो मालूमात हैं उनका जायज़ा लेंगे और उनकी जो मुख्तलिफ़ खिदमात हैं उनका जायज़ा लेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमारे लिए क्या है। मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ये वीडियो जो है बाबा कौम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में है और यहाँ इस वीडियो के अंदर जो है उनकी ज़िंदगी के जो इंतहाई अहम 4 साल हैं 1940 से लेकर 1944 तक उनका जायज़ा लिया गया है। ये 4 साल जो हैं इस हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल हैं कि 1940 के अंदर जो है हिंदुस्तान की जो रवायती सियासत थी वो बिल्कुल तब्दील होकर रह गई। और इससे पहले एक जो हिंदुस्तान के हालात हैं, हिंदुस्तान की सियासत जो है वहाँ पे सूरत-ए-हाल कुछ और नज़र आती है और 1940 के अंदर हिंदुस्तान की तारीख़ का रुख बिल्कुल जो है वो तब्दील हो जाता है। इससे पहले जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसला ये था कि वो किस तरह जो है हिंदुस्तान में रहते हुए अपने हकूक़ को और अपने मफादात को हिंदू गलबे से महफूज रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आकर जो है हिंदुस्तान के मुसलमान इस नतीजे पर पहुँच चुके थे कि अब उनके मसले का हल ये नहीं है कि वो हिंदुस्तान में रहकर हिंदू गलबे से और हिंदू अक्सरियत से या हिंदू तअस्सुब से किस तरह महफूज रह सकते हैं। अब उन्होंने ये सोच लिया था कि हमारे मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम इनके साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, हमें एक अलग रियासत जो है चाहिए। चुनांचे 1940 में जो है हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उन्होंने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़ पर लब्बैक कही और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के परचम तले जमा होकर उन्होंने एक अलग रियासत के क़याम के लिए बाकायदा तौर पे जद्दोजहद का आगाज़ किया। और फिर हमने देखा कि एक इंतहाई मुख़्तसर जद्दोजहद के बाद 1940 से लेकर 1947 का जो दौर है, एक मुख़्तसर दौरानिए के अंदर जो है क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की अनथक मेहनत, कोशिशों और जद्दोजहद से जो है ये मंज़िल जो थी वो हासिल हुई और पाकिस्तान का क़याम जो है वो अमल में आया। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। 22, 23 और 24 मार्च को हिंदुस्तान की तारीख़ में क्या अहमियत हासिल है। तो ये 3 तारीख़ें हैं, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च को। 24 मार्च 1940 को हिंदुस्तान की तारीख़ में क्या अहमियत हासिल है। तो इसका जवाब है, इन अयाम में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में ये फ़ैसला किया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का क़याम ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माई सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स, तो यहाँ ये बात जो है करना ज़रूरी है कि अगर हिंदुस्तान की सियासत का जायज़ा लिया जाए तो एक तवील अरसा तक जो है हिंदुस्तान की सियासत इस चीज़ के गिर्द घूमती हुई नज़र आती है कि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो अपने हकूक़ को और अपने मफादात को हिंदू गलबे से और हिंदू अक्सरियत से, हिंदू तअस्सुब से किस तरह महफूज रख सकते हैं। मुसलमानों को ये खौफ खाया जा रहा था कि हिंदू जो हैं वो हिंदू अपने अपने जो मुसलमानों से तअस्सुब रखते हैं और मुसलमानों के ऊपर जो गालिब आना चाहते हैं, तो अगर हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर गालिब आ गए, इक़्तिदार उनको मुंतकिल हो गया, तो मुसलमानों को ये खौफ था कि हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के लिए बड़े मसाइल पैदा कर देंगे, ना सिर्फ सियासी एतबार से बल्कि मुआशी और मजहबी एतबार से भी उनके लिए मसाइल पैदा करेंगे। और इसका एक अमली मुज़ाहरा जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की क़यादत में जब कांग्रेसी वज़ारतें कायम हुई 1937 से लेकर 1939 में, तो वो जो खौफ था वो हकीकत में तब्दील हुआ और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने जो वज़ारतें कायम की और उस मुख्तसर से वज़ारती दौर के अंदर जो है उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तअस्सुब का इजहार किया, जिस तंग नज़री का मुज़ाहरा किया, तो उसके बाद मुसलमान जो है इस नतीजे पर पहुँच चुके थे कि अब हमारे मसले का हल ये नहीं है कि हिंदुस्तान में रहते हुए जो है हम अपने आप को हिंदू गलबे से किस तरह महफूज बना सकते हैं, बल्कि हमारे मसले का हल सिर्फ़ अब ये है कि हम हिंदुस्तान में एक अलग रियासत का क़याम चाहते हैं। चुनांचे उन्होंने इस मकसद के लिए जो है
23 मार्च 1940 को लाहौर में जो है एक जलसा-ए-गाह में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म तले इकट्ठे होकर एक करारदाद मंजूर की, जिसका मकसद ये था कि अब हिंदुस्तान के जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उन पर मुश्तमिल एक अलग रियासत बना दी जाए, और ताकि मुसलमान जो हैं वहाँ पे आज़ादाना ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें। तो गोया 23 मार्च 1940 को जो करारदाद लाहौर मंजूर हुई, उसका बुनियादी मकसद एक अलग रियासत का क़याम ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कब किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, 1940 तक ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई थी और बड़ी क्लियर हो गई थी कि अब हिंदुस्तान के मसले का हाल ये नहीं है कि हिंदू और मुसलमान किसी एक प्लेटफार्म के ऊपर किस तरह मुतमिन ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, किस तरह इकट्ठे रह सकते हैं। अब उनके मसले का हल उन्हें ये नज़र आ रहा था कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल एक अलग रियासत जो है वो कायम की जाए। तो अगरचे 1940 के अंदर जो है इसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से बड़े वाज़ेह तौर पे जो है इसका ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले जो है यानी 1940 से पहले हिंदुस्तान की तकसीम के बारे में कभी किसी ने बात नहीं की थी। तो वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ़ जो मुसलमान रहनुमा हैं, मुख्तलिफ़ जो मुफक्करीन थे और हिंदुस्तान की सियासत में जो दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, वो वक्तन फ़क्तन इस हवाले से बात करते रहे हैं कि हिंदुस्तान के मसले का वाहिद हल ये है कि इसको हिंदू अक्सरियती और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के दरमियान तकसीम कर दिया जाए। इस सिलसिले में एक स्कीम जो है वो 1930 में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से भी पेश की गई। अल्लामा इकबाल ने 1930 में जो है खुतबा इलाहाबाद के मौके पर एक अलग रियासत के क़याम का मुतालबा किया था। तो अगरचे उन्होंने ये मुतालबा जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से किया था, लेकिन बहरहाल ये उनका एक इनफरादी फ़ैसला था, उनकी इनफरादी सोच थी। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कोई मुतफ़िका फ़ैसला नहीं था, क्योंकि उस वक़्त जब उन्होंने खुतबा इलाहाबाद में एक अलग रियासत के मुतालबे की बात की, तो उस वक़्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो सरकर्दा क़यादत थी वो पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन जा चुकी थी, और उसकी अदम मौजूदगी में जो है कि अल्लामा इकबाल को जब ये मौका मिला कि वो इलाहाबाद के मुकाम पर खुतबा इलाहाबाद दें, और वहाँ पे जो है उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए हिंदुस्तान के मसले का ये हल पेश किया कि यहाँ पे एक अलग रियासत का क़याम ज़रूरी है जहाँ मुसलमान आज़ादाना तौर पे ज़िंदगी बसर कर सकें। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। 1933 में चौधरी रहमत अली ने हिंदुस्तान के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल जिस रियासत के क़याम का मुतालबा किया उसका नाम क्या तजवीज़ किया गया था। तो 1933 में जो है चौधरी रहमत अली ने एक स्कीम पेश की, नाउ और नेवर के नाम से। उनने एक पम्फलेट जारी किया, और उस पम्फलेट के अंदर जो है उनने हिंदुस्तान के जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे उन पर मुश्तमिल एक अलग रियासत के क़याम का मुतालबा किया था। और उन्होंने सिर्फ़ एक अलग रियासत के क़याम का मुतालबा नहीं किया था, बल्कि उस रियासत का नाम भी तजवीज़ किया था। तो सवाल ये है कि चौधरी रहमत अली ने 1933 में अपने पम्फलेट नाउ और नेवर में एक अलग इस्लामी रियासत के लिए कौन सा नाम तजवीज़ किया था। तो दुरुस्त जवाब है पाकिस्तान। और ये 1933 के अंदर जो है जो चौधरी रहमत अली ने जो मनसूबा पेश किया, तो आप यूँ समझ लें कि 1940 में उसके ऊपर फिर काम हुआ, और फिर आखिरकार जो है वो जो करारदाद लाहौर मंजूर हुई वो करारदाद पाकिस्तान में तब्दील हुई, और 1947 में जो है चौधरी रहमत अली का ये जो ख्वाब था वो पाया तकमील को पहुँचा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान की तकसीम के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जिन प्रोफेसरों ने एक स्कीम पेश की थी उनके नाम क्या थे। तो सवाल हमारा ये चल रहा है, इस बात के ऊपर हम बहस कर रहे हैं। हिंदुस्तान की तकसीम के लिए वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ़ लोगों ने, मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं ने और मुख्तलिफ़ जो अहले दानिश लोग थे और हिंदुस्तान की सियासत में जो दिलचस्पी रखने वाले लोग थे, वो हिंदुस्तान के मसाइल के हल के लिए उसके ऊपर जो गौर व फ़िक्र कर रहे थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ स्कीमें पेश की, मुख्तलिफ़ मनसूबे पेश किए थे। तो हिंदुस्तान के मसले के हल के लिए एक स्कीम जो है वो अलीगढ़ के 2 प्रोफेसर हजरात ने भी पेश की थी। तो आपका सवाल हमारा ये है कि वो कौन से प्रोफेसर्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान के मसले के हल के लिए एक स्कीम पेश की। आपने उन दोनों प्रोफेसर हजरात के नाम बताने हैं। उनके दुरुस्त नाम हैं प्रोफेसर सैयद ज़फ़रुल हसन
और डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अफजल ख़ान। प्रोफेसर सैयद ज़फ़रुल हसन और प्रोफेसर मोहम्मद अफजल ख़ान जो हैं, जिनका तल्लुक़ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ था, तो उन्होंने जो है हिंदुस्तान के मसले का ये हल तजवीज़ किया कि हिंदुस्तान के मसले का हल ये है कि इसे मुस्लिम अक्सरीती और हिंदू अक्सरीती इलाकों में तकसीम कर दिया जाए। और ये जो उन्होंने मनसूबा पेश किया उसे अलीगढ़ प्रोफेसरों की स्कीम भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है, अलीगढ़ हिंदुस्तानी मुसलमानों का असला खाना है और आप इसके सिपाही हैं। अलीगढ़ हिंदुस्तानी मुसलमानों का असला खाना है और आप इसके सिपाही हैं। क़ायद-ए-आज़म हमदुल जिन्ना ने यह तारीख़ी अल्फाज अलीगढ़ स्टूडेंट यूनियन से मुखातब होते हुए कब कहे थे? दोबारा सवाल सुन लीजिएगा। क़ायद-ए-आज़म हमदुल जिन्ना ने फरमाया कि अलीगढ़ जो है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों का असला खाना है और आप इसके सिपाही हैं। यानी उन्होंने वहाँ के तालिब इल्मों से मुखातब होते हुए कहा था कि आप लोग जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, आप तहरीक पाकिस्तान के जो हैं वो सिपाही हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आप इंतहाई कीमती असासे का दर्जा रखते हैं। तो आपने बताना है कि ये तारीख़ी अल्फाज जो हैं, जब क़ायद-ए-आज़म हमदुल जिन्ना ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन थी उनसे ख़िताब करते हुए कब कहे थे, तो आपने उसकी तारीख़ बतानी है। इसका दुरुस्त जवाब है 10 मार्च 1941 को। 10 मार्च 1941 को जो है, जब हिंदुस्तान की तकसीम के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है वो क़ायद-ए-आज़म हमदुल जिन्ना की क़यादत के अंदर जो है बाकायदा तौर पर मुतालबा कर दिया था, तो उस वक़्त जो है क़ायद-ए-आज़म हमदुल जिन्ना ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन थी उनसे ख़िताब करते हुए फरमाया था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक असला खाना का दर्जा रखती है और यहाँ के जो तालिब इल्म हैं वो इसके सिपाही शुमार होते हैं। नेक्स्ट है, 13 मार्च 1940 को क़ायद-ए-आज़म हमदुल जिन्ना ने वाइसराय हिंद को कौन सी अहम बात कही थी? ये बहुत अहम बात है जो अभी यहाँ ये सवाल हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बात हो रही है 13 मार्च 1940 की, यानी करारदाद पाकिस्तान जो है या करारदाद लाहौर जो है वो 23 मार्च को मंजूर हुई थी और ये बात 13 मार्च की है, यानी 23 मार्च से सिर्फ 10 दिन पहले की ये बात जो है वो की जा रही है। और सवाल ये है कि 13 मार्च 1940 को क़ायद-ए-आज़म हमदुल जिन्ना ने वाइसराय हिंद को कौन सी अहम बात कही थी? तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी अहम बात थी जिसकी तरफ क़ायद-ए-आज़म हमदुल जिन्ना ने वाइसराय हिंद की तवज्जो दिलाई थी। क़ायद-ए-आज़म हमदुल जिन्ना ने वाइसराय हिंद को कहा कि अगर मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कोई इत्मीनान बख्श सूरत हाल नहीं निकाली जा सकती तो मुसलमानों को हिंदुस्तान की तकसीम का मुतालबा करना पड़ेगा। देखें, इस सवाल के अंदर जो है बहुत अहम पैगाम है और सूरत हाल ये है कि गोया 13 मार्च 1940 तक जो है, उस दिन तक भी जो है क़ायद-ए-आज़म हमदुल जिन्ना हिंदुस्तान की तकसीम के हक़ में नहीं थे और वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए ही काम कर रहे थे। अलबत्ता जो सूरत हाल थी, जिस तरफ हालात जा रहे थे, तो उन्हें ख़दशा था कि अगर हिंदू मुस्लिम जो मसैल हैं उनको हल ना किया गया और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम ना किया गया और उनके जो मुतालबात हैं, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं, हुकूमत वक्त ने उनकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो ना दी, तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमान मजबूर हो जाएंगे कि वो एक अलग रियासत के क़याम के लिए काम करना शुरू कर दें। तो गोया 13 मार्च 1940 तक भी जो है क़ायद-ए-आज़म जो थे वो इस बात के ऊपर कायम थे कि अगर हमारे मसाइल हल हो जाएँ, अगर बरतानवी हुकूमत जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में कामयाब हो जाती है और हमारे मफादात और हुकूक जो है वो महफूज बना दिए जाते हैं और जो हमें हिंदू अक्सरियत से, हिंदू गलबे से और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का जो तअस्सुब है उससे हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर दिया जाता है, तो कोई ऐसा सिस्टम जो है वो राइज कर दिया जाए जिससे हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू गलबे से महफूज हो जाएँ, तो फिर वो जो है उन्हें कोई ऐसा मसला नहीं था और फिर वो हिंदुस्तान की तकसीम जो है उसकी बात नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुकूमत बरतानिया ऐसा करने में नाकाम हो गई तो फिर हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो एक अलग रियासत बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, क़ायद-ए-आज़म हमदुल जिन्ना ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए पहली बार एक आज़ाद रियासत का मुतालबा कब किया था? क़ायद-ए-आज़म हमदुल जिन्ना ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए पहली बार एक आज़ाद रियासत का मुतालबा कब किया?
करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो इजलास 22, 23 और 24 मार्च 1940 को लाहौर में मुनक्कद हुआ, तो इस मौके के ऊपर जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, तो उस करारदाद के अंदर जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार हिंदुस्तान की तकसीम और एक अलग रियासत के क़याम का मुतालबा किया था। जबकि इससे पहले जो है क़ायद आज़म ने कभी भी जो है अलग रियासत का मुतालबा नहीं किया था, बल्कि वो यही चाहते थे कि वो हिंदुस्तान में रहें, हिंदुस्तान मुत्तहिद रहे, बशर्ते कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके हकूक़ और मफादात जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाए, और उन्हें जो हिंदू गलबे से जो खौफ था, या फिर कांग्रेसी वजारतों के दौर में जो है जिस तरह कांग्रेसी वजारतों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ा नफ़रत अंगेज़ जो है वो रवैया अख्तियार किया और उनके ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको तंग करने की कोशिश की और उनके मामलात में बेजा मुदाखलत करना शुरू की, उनके ऊपर जुल्म सितम करना शुरू किए, उनके मजहबी मामलात में, उनके जो माशरती ज़िंदगी थी उनके अंदर मुदाखलत शुरू की, तो इससे मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे। तो गोया अगर इस तारीख़ को, हिंदुस्तान की जो तारीख़ है और क़याम पाकिस्तान जो है, इसका अगर जायज़ा लिया जाए तो ये बात कही जा सकती है कि क़याम पाकिस्तान जो है उसने हिंदू गलबे के खौफ से निजात हासिल करने की कोशिश में जो है जन्म लिया है। अगर हिंदू अक्सरियत जो है और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो फ़राग दिली का मुज़ाहरा करती, वो मुसलमानों के साथ हमदर्दी का मुज़ाहरा करती और उनके जो जायज़ मुतालबात थे उनको तस्लीम कर लेती और उनके साथ मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करना शुरू करती, तो यकीनन जो है वो हिंदुस्तान के इस वक्त नक्शा जो था वो मुख्तलिफ होना था। लेकिन ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के जो मुतअस्सिब लीडरशिप थी और उन्होंने जिस तरह जो है मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की, तो उससे मुसलमान जो हैं वो इस कदर खौफज़दा हुए कि वो इस नतीजे पर पहुँचे कि अब मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर महफूज और बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर करना मुमकिन नहीं रहा। लिहाजा ज़रूरी है कि उनके लिए एक अलग रियासत का क़याम जो है वो अमल में लाया जाए। तो अगर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है अपना मुस्बत रवैया ज़ाहिर करती, और देखिए ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को या हिंदुओं को तो कोई ख़तरा था ही नहीं, ख़तरा तो सारा मुसलमानों का था, क्योंकि मुसलमान वहाँ पे अक़लियत में थे, तो हिंदू तो अक्सरियत में थे। तो जो अक्सरियत है अगर अक़लियतों के बारे में अच्छा रवैया अख्तियार करती है, मुस्बत रवैया अख्तियार करती है, उनको बाइज़्ज़त मुकाम देती है और उनके मामलात में बेजा मुदाखलत नहीं करती, तो फिर कभी भी जो है जो अक़लियतें होती हैं वो इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करती। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने ना सिर्फ ये रवैया अख्तियार किया, बल्कि आम हिंदू भी जो थे उसमें बाज़ शामिल हो जाते थे। तो आज भी जो अगर हिंदुस्तान की तारीख़ का जायज़ा लिया जाए, हिंदुस्तान के हालात का जायज़ा लिया जाए, तो आज भी जो है वही रवैया जो है वो दोहराया जा रहा है, और ये हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है कि अगर आज भी आज की जो सियासत वहाँ पे है और आज के जो मुतअस्सिब हिंदू हैं, मुतअस्सिब हिंदू तंजीमें हैं, यहाँ तक कि जो वहाँ की जो रियासत है वो भी बाज़ उसमें जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत जो है वो मनफी रवैया अख्तियार किए हुए है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि वहाँ के जो मुसलमान हैं, वहाँ के जो ईसाई हैं और वहाँ जो सिख हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएंगे, और जब वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएंगे और वो खौफ में जब मुब्तला हो जाएंगे कि उनका मुस्तक़बिल जो है वो अब महफूज नहीं रहा, अब वो हिंदुस्तान के अंदर बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते और हिंदू जो हैं उनके ऊपर गालिब आ जाएंगे, उनके हकूक़ और मफादात ख़तरे में पड़ जाएंगे, उनके जान माल महफूज नहीं रहेंगे, उनकी जायदादें और रिश्तें महफूज नहीं रहेंगी, तो फिर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये अक़लियतें जो हैं, जो मुसलमानों की शक्ल में हैं, जो सिखों की शक्ल में हैं या ईसाइयों की शक्ल में हैं, वो वहाँ पे जो है वो कोई ऐसा रवैया अख्तियार ना करें जो हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल के अंदर जो है उसकी तकसीम का सबब ना बने। तो अगर आज भी जो है हिंदू जो हैं या उस वक़्त की जो मौजूदा हुकूमतें हैं वो कोई मुनासिब रवैया अख्तियार नहीं करती, अक़लियतों को मुतमिन नहीं करती, अक़लियतों के मामलात में वो जो बेजा मुदाखलत की जा रही है उसको तर्क नहीं करती, तो आने वाला वक्त जो है हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किलात जो है पैदा कर सकता है। और माजी के अंदर जो है जो हिंदुस्तान की तकसीम हुई वहीं जो है हिंदू इस वक्त भी रवैया अख्तियार किए हुए हैं, और इससे नतीजा ये निकाला जा सकता है कि आने वाला वक्त जो है वो किसी हिंदुस्तान के लिए किसी और तकसीम का सबब जो है वो बन सकता है। करारदाद लाहौर और करारदाद पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? नेक्स्ट सवाल है, बहुत अहम सवाल है, करारदाद लाहौर और करारदाद पाकिस्तान में
क्या फ़र्क है। तो डियर स्टूडेंट्स, करारदाद लाहौर और करारदाद पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे कोई फ़र्क नहीं है। 23 मार्च 1940 को हिंदुस्तान की तकसीम के लिए और एक अलग मुस्लिम रियासत के क़याम के लिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से करारदाद मंजूर की गई थी, तो उसे करारदाद लाहौर का नाम दिया गया था। यानी बुनियादी तौर पे वो करारदाद लाहौर थी, जिसमें ये मुतालबा किया गया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। तो ये बुनियादी तौर पे करारदाद लाहौर थी। लेकिन जो हिंदू अखबारात थे उन्होंने तंज़िया तौर पे जो है ऐसी ख़बरें शाया की कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उन्होंने करारदाद लाहौर करारदाद पाकिस्तान मंजूर की है, अब वो पाकिस्तान बनाने के लिए जो है वो करारदादें मंजूर कर रहे हैं। तो उनका ये तंज़िया जो रवैया था, तो उसका नतीजा ये निकला, ये करारदाद लाहौर जो है ये बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हो गई। और ना सिर्फ करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई, बल्कि एक 7 साल की जद्दोजहद के नतीजे में ये एक हकीकत बनकर जो है वो सामने आ गई। कहा जाता है कि करारदाद लाहौर की मंजूरी के मौके पर जो 3 रोज़ा जलसा हुआ, 3 रोज़ अहम तकरीबात जो थी मुनक्कद होती रहीं। 22 मार्च को और 23 मार्च को और 24 मार्च को बहुत सारे जो सियासी नुमाइंदे थे उन्होंने भी वहाँ पे तकरीरें की। तो सिर्फ़ एक बार जो है बेगम मौलाना मोहम्मद अली जोहर जो हैं उन्होंने तकरीर करते हुए लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल किया था। इसके अलावा किसी और सियासी रहनुमा ने लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं किया था। सिर्फ़ एक बात की गई थी कि वो एक अलग रियासत का क़याम चाहते हैं, लेकिन उसमें उस रियासत का नाम क्या होगा उसके बारे में किसी ने भी, ना तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और ना ही किसी दूसरे रहनुमा ने ऐसी बात की। तो सिर्फ़ मोहतरमा बेगम मौलाना मोहम्मद अली जोहर जो थी, जब उन्होंने ख़िताब किया तो उसके अंदर जो है उन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल किया था और फिर वहीं जो है वो हकीकत बन गया। तो हिंदू अखबारात ने मजाक के तौर पर, तंज़ के तौर पर जब ये लिखा कि कल जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है 23 मार्च को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने लाहौर में जो है वो करारदाद पाकिस्तान मंजूर की है, तो फिर ये करारदाद लाहौर जो है वो करारदाद पाकिस्तान के नाम से ही मंसूब होगी, मशहूर हुई और फिर यही हकीकत का रूप जो थी वो अख्तियार कर गई। नेक्स्ट है, यानी सवाल का जवाब है कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है और इसकी तफसीलात मैंने आपको जो है वो उससे आगाह कर दिया है। लफ्ज़ कौम की किसी भी तारीफ़ की रूह से हिंदुस्तान के मुसलमान एक कौम का दर्जा रखते हैं। ये तारीख़ी अल्फाज क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने किस मौके पर अदा किए थे। ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक स्टेटमेंट है कि लफ्ज़ कौम की किसी भी तारीफ़ की रूह से हिंदुस्तान के मुसलमान एक कौम का दर्जा रखते हैं। तो आपने बताना है कि ये तारीख़ी अल्फाज क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस मौके के ऊपर अदा किए थे। तो इसका दुरुस्त जवाब है कि 23 मार्च 1940 को जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना सदारती खुतबा दिया, तो सदारती खुतबे के दौरान जो है उन्होंने ये कहा कि लफ्ज़ कौम की किसी भी तारीफ़ की रूह से हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो एक कौम का दर्जा रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि कौम जो होती है, जो नेशन होती है, उसकी 2 खसूसियात होती हैं। नेशन आज़ाद होती है, ख़ुद मुख्तार होती है, वो इक़्तिदार अल्लाह की मालिक होती है और वो एक रियासत की मालिक होती है, या फिर वो अपनी रियासत के क़याम के लिए, इक़्तिदार अल्लाह के हसूल के लिए, ख़ुद मुख्तारी के हसूल के लिए और एक अपने ख़ास ख़ित्ता ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए वो जद्दोजहद कर रही होती है। तो जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक कौम का दर्जा दे दिया गया और ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान हर एतबार से एक कौम का दर्जा रखते हैं, तो फिर ज़रूरी था कि उनके पास एक मखसूस ख़ित्ता ज़मीन हो जहाँ पे वो आज़ादाना तौर पर अपने नज़रिए के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी फ़िक्र के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी बसर कर सकें। क्योंकि कौम की खसूसियत क्या है कि कौम आज़ाद होती है, ख़ुद मुख्तार होती है और अपनी एक अलग रियासत की मालिक होती है। तो जब भी कोई गिरोह जो है, कोई तबका जो है कौम का दर्जा हासिल कर लेता है, तो फिर उसके लिए सियासी आज़ादी हासिल करना ज़रूरी होता है। एक जुज़वी तौर पे मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का ये दावा था कि हिंदुस्तान के अंदर एक कौम आबाद है, यानी वो एक कौमी नज़रिए की बात करती थी, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रफ़क़ाकार जो थे उन्होंने 2 कौमी नज़रिया की बात की कि हिंदुस्तान के अंदर 2 कौमें आबाद हैं। तो बात यह है
कि कौमें जो होती हैं वो मुतज़ाद मफादात की हामिल होती हैं। अगर तो हिंदुस्तान के जो तमाम लोग थे, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो अगर तो उनके मफादात मुश्तरक हैं, उनकी खुशियाँ, उनके गम, उनके दुख एक जैसे हैं, तो फिर तो कहा जा सकता था कि तमाम हिंदुस्तानी एक कौम हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि वहाँ पे फ़र्क किया जाता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के मफादात और हिंदुओं के मफादात मुख्तलिफ हैं, उनके आपस में मफादात टकराते हैं और वो अपने आप को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं और एक दूसरे के ऊपर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बात के अंदर हिंदू अपना फ़ायदा सोच रहे हैं तो मुसलमान उसमें अपना नुकसान सोच रहे हैं, और जिस बात के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमान अपना फ़ायदा सोचते हैं और अगर हिंदू उसमें अपना नुकसान सोचते हैं और किसी एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक पेज के ऊपर वो मुतफिक नहीं होते क्योंकि दोनों के मफादात मुख्तलिफ हैं, तो फिर ये हकीकत जो है वो मान लेनी चाहिए थी हिंदुओं को और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को और उसके जो बाकी हमनुमा थे कि मुसलमान जो हैं वो वाकई ही एक अलग कौम का दर्जा रखते हैं। क्योंकि ये तो हकीकत है, इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो मफादात थे, जो उनके हुकूक थे, वो हिंदुओं से मुतसादम थे। तो और दूसरा ये है कि कभी भी जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो मुकाम नहीं दिया जिसके वो मुस्तहिक थे। तो जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से हिंदुस्तान की तकसीम के लिए, दो कौमी नज़रिया के प्रचार के लिए बात की गई, तो फिर जो है वो उनके उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रोपेगेंडा किया गया कि ये जो है वो ये नज़रिया इनका दुरुस्त नहीं है। लेकिन हकीकत में तारीख़ ने जो साबित किया, तारीख़ देखें, एक फ़ैसला तारीख़ कर रही होती है, एक हालात और वक़्त कर रहा होता है। ज़ाहिर है हर सियासी जमात, हर ग्रोह अपनी अपनी बात करता है, लेकिन फिर तारीख़ जो है वो हक़ का साथ देती है। हुआ क्या? क्या वो हुआ जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का नुक्ता नज़र था, या तारीख़ ने वो फ़ैसला दिया जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नुक्ता नज़र था? वो हुआ जो इंदिरा गांधी का जो महात्मा गांधी जो हैं मोहन करमचंद दास गांधी का जो नुक्ता नज़र था और जवाहरलाल नेहरू का नुक्ता नज़र था, यानी एक कौमी नज़रिया या फिर दो कौमी नज़रिया। तो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का जो फ़ैसला है वो दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पे हुआ है। तो दो कौमी नज़रिया की बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान का तकसीम होना इस बात की दलील है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो नुक्ता नज़र था वो दुरुस्त था, वो हकीकत पर मबनी था, और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसका जो नुक्ता नज़र था वो हकीकत पर मबनी नहीं था। तो तारीख़ ने भी फ़ैसला दिया कि किसका नुक्ता नज़र दुरुस्त है और किसका नुक्ता नज़र जो है वो दुरुस्त नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। करारदाद लाहौर कब और किसने पेश की? तो करारदाद लाहौर जो है 23 मार्च 1940 को शेर बंगाल मौलवी फ़ज़ल हक ने पेश की। बहुत अहम सवाल है, अक्सर इम्तिहानात में ये सवाल आ जाता है कि करारदाद लाहौर किसने पेश की। तो करारदाद लाहौर जो है वो मौलवी फ़ज़ल हक शेर बंगाल ने पेश की और वो 23 मार्च 1940 को जो थी वो पेश की गई। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी मुसलमानों के मफादात और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तर्जमानी के लिए क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अक्टूबर 1941 को किस अंग्रेज़ी अखबार का इजरा किया था? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक अंग्रेज़ी अखबार का इजरा किया 11 अक्टूबर 1941 को। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि वो कौन सा अखबार था। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किस अंग्रेज़ी अखबार के बानी हैं। आज वो पाकिस्तान का सबसे मशहूर और सबसे अहम तरीन जो है वो अखबार जो है वो शुमार होता है। उसका अखबार का नाम है डॉन न्यूज़पेपर। डॉन उसका नाम है, अंग्रेज़ी अखबार है, और इस अखबार का जो आगाज़ है, इसके जो बानी हैं वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हैं। और आज ये अखबार जो है पाकिस्तान का सबसे अहम अखबार जो है वो शुमार होता है। नेक्स्ट है 6 मार्च 1942 को क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस बरतानवी शख्सियत को बज़रिया तार इतला दी कि मुस्लिम लीग की मंजूरी के बगैर कोई भी आइन कबूल नहीं किया जाएगा? 6 मार्च 1942 को क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस बरतानवी शख्सियत को बज़रिया तार इतला दी कि मुस्लिम लीग की मंजूरी के बगैर कोई भी आइन कबूल नहीं किया जाएगा? तो इसका दुरुस्त जवाब है बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म विंस्टन चर्चिल को। तो विंस्टन चर्चिल को जो है क़ायद-ए-आज़म ने एक तार लिखा
जिसके अंदर उन्होंने आगाह किया कि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मंजूरी के बगैर कोई हिंदुस्तान में आइन नाफज किया गया या कोई दस्तूरी इकदाम किया गया तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बिल्कुल उसको तस्लीम नहीं करेगी। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन कब हिंदुस्तान पहुंचा। क्रिप्स मिशन कब हिंदुस्तान पहुंचा, तो इसका दुरुस्त जवाब है 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को हिंदुस्तान पहुंचा था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, क्विट इंडिया मूवमेंट। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज़ किस सियासी जमात की तरफ से किया गया था। यानी ये बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि हिंदुस्तान को छोड़ दें और इक़्तिदार उनके हवाले कर दें। तो ये जो मूवमेंट थी जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है यानी हिंदुस्तान छोड़ दो, तो आपने बताना है कि ये हिंदुस्तान की किस अहम सियासी जमात की तरफ से ये मुतालबा सामने आया था। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से इस तहरीक का आगाज़ किया गया था। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने जो है ये मुतालबा किया गया था कि क्विट इंडिया। तो क्विट इंडिया का मतलब ये था कि अंग्रेज़ों से कहा गया था हुकूमत बरतानिया से कि वो यहाँ से निकल जाएँ और इक़्तिदार उनके हवाले कर दें। तो इसके जवाब में जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ा बरवक्त जो है वो जवाब दिया और वो आगे देखते हैं क्या जवाब है। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से शुरू की जाने वाली हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के जवाब में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या मुतालबा किया था। तो जब कांग्रेस ने कहा कि क्विट इंडिया, तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया फर्स्ट डिवाइड एंड देन क्विट। उन्होंने फरमाया कि पहले तकसीम करो और फिर जो है वो हिंदुस्तान छोड़ कर जाओ। तकसीम किए बगैर अगर तुमने हिंदुस्तान को छोड़ा तो ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक घिनौना जो है वो फ़ैसला होगा और इसमें हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जो है उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो लिहाजा जब तक तुम हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं करते, हिंदुस्तान को तकसीम नहीं करते, उस वक्त तक तुम्हें हिंदुस्तान को छोड़ कर नहीं जाना होगा। तो क़ायद-ए-आज़म ने कहा कि पहले तकसीम करो और फिर जो है हिंदुस्तान छोड़ कर जाओ। नेक्स्ट है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की करारदाद कब मंजूर की थी। यानी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसने बाकायदा तौर पे एक करारदाद मंजूर की। तो बताना है कि ये करारदाद कब मंजूर की गई थी। 8 अगस्त 1942 को। तो 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान छोड़ दो क्विट इंडिया। तो उसके जवाब में जो है क़ायद-ए-आज़म ने कहा था कि फर्स्ट डिवाइड एंड देन क्विट। नेक्स्ट है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस की हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक पर तबसरा करते हुए क्या फरमाया था। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि कांग्रेस की तरफ से हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का मकसद दरअसल इस पुराने मंसूबे को दोहराना है कि हिंदुस्तान में हिंदू राज कायम किया जाए। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो दरअसल चाहती ये थी कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएँ और इक़्तिदार उनके हवाले कर दें और वो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है काबूस हो जाए। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, हिंदुस्तान के जो अहम मुसलमान सियासी रहनुमा थे उनको बड़े तल्ख़ तजर्बात थे और उनके जो तल्ख़ तजर्बात थे वो ख़ास तौर पे जो 1937 से लेकर 1939 तक जो कांग्रेसी वजारतें कायम हुईं और उन कांग्रेसी वजारतों ने जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस नफ़रत का इजहार किया, जिस तरह मुसलमानों को तंग करने की कोशिश की, उनके मजहबी मामलात में मुदाखलत की, उनके मुआशी और सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत की और मुसलमानों को ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर जो है वो दबाने की कोशिश की। तो वो जो तल्ख़ तजर्बा था उससे मुसलमान बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए थे और वो किसी भी सूरत में अपने आप को हिंदू अक्सरियत के हवाले करने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह थी कि जब ऑल इंडिया कांग्रेस ने कहा कि क्विट इंडिया, तो क़ायद-ए-आज़म ने फौरी तौर पे फरमाया कि फ़र्स्ट डिवाइड एंड देन क्विट, कि पहले तकसीम करो और फिर जो है वो इसको छोड़ कर जाओ। और क़ायद-ए-आज़म ने जो है वो कई बार जो है बरतानवी हुकूमत के ऊपर वाज़े कर दिया था कि अब हम हिंदुस्तान के मसले के हल के लिए पाकिस्तान के क़याम के अलावा, हिंदुस्तान की तकसीम के अलावा कोई और मंसूबा मंजूर नहीं करेंगे। यानी अगर बरतानवी हुकूमत हमारे सामने कुछ तजावीज़ रखती है तो सिर्फ़ एक हमारा मुतालबा है कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए और पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए। इसके अलावा हम किसी और मंसूबे की हमायत नहीं करेंगे, किसी और मंसूबे को जो है वो कबूल नहीं करेंगे। तो गोया जो इतनी शिद्दत पैदा हो गई थी इस बात के अंदर, तो उस शिद्दत के पीछे जो है वो जो तल्ख़ तजर्बात हुए थे मुसलमानों को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, मुसलमानों नुमाइंदों को, मुसलमान कौम को, उन तल्ख़ तजर्बात ने
मुसलमानों को इस लेवल तक पहुंचा दिया कि अब वो किसी भी सूरत में क़याम पाकिस्तान के अलावा, हिंदुस्तान की तकसीम के अलावा कोई दूसरी स्कीम, कोई दूसरा मंसूबा, कोई दूसरा फ़ैसला कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान की तकसीम और क़याम पाकिस्तान की बात कर रहे थे। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर 1942 को क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से एजाज़ी डिग्री की पेशकश को क्या कहकर मुस्तरद कर दिया था। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक एजाज़ी डिग्री देने का फ़ैसला किया गया, लेकिन क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो एजाज़ी डिग्री जो है वो लेने से इनकार कर दिया। सवाल ये है कि उन्होंने उसके हवाले से क्या बयान दिया था। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि मैंने सिर्फ़ मिस्टर जिन्ना बनकर ज़िंदगी गुजारी है और सिर्फ़ मिस्टर जिन्ना बनकर ही जान आफरीन के सुपुर्द करूँगा। यानी क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनका कहना यह था कि मैं मिस्टर जिन्ना हूँ और मैंने मिस्टर जिन्ना बनकर ज़िंदगी गुजारी है और मिस्टर जिन्ना बनकर ही अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारूँगा। तो मैं कोई और दूसरा जो है कोई तखल्लुस, कोई टाइटल, कोई टैग जो है वो नहीं लेना चाहता। तो दरअसल जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके जो तालिब इल्म हैं वो अलीग कहलाते हैं। तो ज़ाहिर है अगर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस एजाज़ी डिग्री को कबूल कर लेते तो फिर उनके नाम के साथ अलीग लग जाना था, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म जो हैं वो कहलाते हैं। तो इसलिए क़ायद-ए-आज़म जो थे उन्होंने अपने नाम के साथ किसी दूसरे साबके और लाके को मंजूर नहीं किया और उन्होंने जो है वो एजाज़ी डिग्री लेने से माज़रत कर ली थी। नेक्स्ट है 20 जुलाई 1943 को खाकसार तहरीक के किस कारकुन ने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर कातिलाना हमला किया था। तो 22 जुलाई 1943 को खाकसार तहरीक के किस कारकुन ने क़ायद-ए-आज़म पर कातिलाना हमला किया, तो उसका नाम बताना है। तो उस शख्स का नाम था रफ़ीक साबर। तो रफ़ीक साबर जो थे उन्होंने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर कातिलाना हमला किया, लेकिन क़ायद-ए-आज़म चूँकि बड़े चौकस थे, बड़े होशियार थे और वो मौके के ऊपर जो है वो जांच के थे, इसलिए उन्होंने जो है वो उस हमले से महफूज रहे। नेक्स्ट है कातिलाना हमले से बच जाने के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यौम तशक्कुर कब मनाया। जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पर उस बदबख्त शख्स ने कातिलाना हमला किया और वो उससे महफूज रहे, तो उसके बाद हिंदुस्तान भर के मुसलमानों ने यौम तशक्कुर जो है वो मनाया था। तो आपने बताना है कि कब इसका फ़ैसला किया गया था। 13 अगस्त 1943 को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यौम तशक्कुर मनाया था। नेक्स्ट है गांधी जनाब मुज़ाकरात का आगाज़ कब हुआ। गांधी जनाब मुज़ाकरात का आगाज़, गांधी जनाब बातचीत या गांधी जनाब मुज़ाकरात का आगाज़ 9 सितंबर 1944 में हुआ और ये बातचीत 27 सितंबर 1944 तक जारी रही। नेक्स्ट है लियाकत डिसाई मुआहदा कब तय पाया और इसका मकसद क्या था। ये जो लियाकत डिसाई हैं ये दरअसल ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के कारकुन थे और इनका पूरा नाम था भोला भाई डिसाई। और लियाकत अली खान जो थे ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से इनका तल्लुक़ था, तो इनके दरमियान एक मुआहदा तय पाया। तो उसको बताना आपने कि उसका मकसद क्या था। तो लियाकत डिसाई मुआहदा 1944 में जो है कि इख्तिताम में तय पाया था और इसका मकसद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के दरमियान इत्तफाक़ी फ़ज़ा पैदा करके बुरी हुकूमत में शमूलियत की राह हमवार करनी थी। यानी इसका बुनियादी मकसद ये था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए और उन्हें बुरी हुकूमत में शमूलियत के लिए रज़ामंद किया जाए। यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इस वीडियो में आपने 1940 से लेकर 1944 तक जो मुख्तलिफ मरूज़ी सवालात हैं और उसके साथ उनकी जो नोयत है, उसकी जो हैसियत है, उनकी अहमियत जो है उस पर जो है वो कुछ बातें सुनी हैं। उम्मीद है आपको तहरीक पाकिस्तान को समझने में, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी को समझने में और हिंदू रवैये को समझने में काफ़ी हद तक मदद मिली होगी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।